जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर जब मुसीबत हो तो टीपू भेज देता है। टीपू सुल्तान की एक बड़ी खास बात है जिसको आज लोग डिस्कस भी करना नहीं चाहते हैं, वो ये तकरीबन 136 मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों को जो है एनुअल ग्रांट दिया जा रहा है और जो देने वाले टीपू सुल्तान हैं। एक पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा है जिसमें मुस्लिम जो हमारे रूलर्स रहे हैं इंडिया के और उनको उनके इमेज को टार्निश किया जाना और उससे जो है एक मेजॉरिटी सेंटिमेंट को भड़काकर और उसी बुनियाद पर वोट लेना। हुन्स आए, पार्थियान्स आए, शाकाज आए, इंडो ग्रीक्स आए, ये सब के सब बाहर से आ रहे हैं। इनको आप एग्रेशन क्यों नहीं मानते हैं? टीपू सुल्तान की एक बड़ी खास बात है जिसको आज लोग डिस्कस भी करना नहीं चाहते हैं, वो ये कि डिंडीगुल एक जगह है कर्नाटका में जहां उसने फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बैठाई अपनी, जहां बंदूक बन रही थी और उस बंदे ने एक बात कही कि जब तक हम अपने हथियार खुद नहीं बनाएंगे हम दूसरे से लड़ेंगे कैसे? अगर हम अपने असलाफ के इन कंट्रीब्यूशंस को भूलेंगे तो जाहिर सी बात है हथियार के मामले में आज भी हम जो सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात चल रही है वो नहीं हो पाएंगे शायद। इस जो की गवर्नमेंट है उसने बज़ाब्ते इनके वालिद साहब हैदर अली के नाम पर वहाँ पर जो है नेवल शिप का नाम रख रखा है हैदर अली के नाम पर। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन इसे हम लोगों ने बात नहीं करेंगे इस पर। वजह क्या है? इससे उनको ये लगता है कि शायद जो है जो मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन है वो आया हो जाए। जो भी हमारे रूलर्स रहे हैं वो चाहे राजा हो, महाराजा हो, सुल्तान हो, नवाब हो, चाहे जो भी लोग रहे हों, ये सब के सब हमारे हैं। उस ज़माने को आज के ज़माने के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते आप। चाहे महमूद गजनवी हों, चाहे मोहम्मद गौरी हों, चाहे बाद में मुग़ल जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो सब के सब का बेस तो अफगानिस्तान है। अगर हिंदुस्तान का हिस्सा या इंडिया का हिस्सा अफगानिस्तान भी आप मानते हैं तो फिर इनको बाहरी कैसे मान सकते हैं आप? बड़े कमाल की बात यह है कि एक ऐसे शख्स जिसको टीपू कहते हैं वो अगर इंडिया में रेजिस्टेंस की बात हो ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ ख़ास तौर से, जाहिर से उस ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो नहीं थी लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट थी इंडोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में मज़ाहिर खेज़ भी है और इसकी तरदीद भी होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीपू को लेके ये सारी चीज़ें, ये मवाद कहाँ से आए, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसके पीछे आखिर चीज़ें कहाँ से निकल के आई। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा हिस्ट्री के ताल्लुक से। एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे संस्कृत डिपार्टमेंट के, उनका नाम था डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे वहाँ संस्कृत के। इन्होंने किताब में अपने एक लिखी एक चीज़ कि 3000 ब्राह्मण लोगों ने मैसूर में, मतलब टीपू की जो सल्तनत थी उसमें 3000 ब्राह्मणों ने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड जो करने की वजह बताई गई वो ये बताई गई कि साहब उनको फोर्स कन्वर्जन कराया रहा था इस्लाम में, तो इस्लाम में कन्वर्ट न होने की वजह से, बचने की वजह से उससे इन लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो ये जो ख़ुदकुशी की इन लोगों ने, इसके साथ मामला ये हुआ। उस वक्त जो विशंबरनाथ पांडे साहब थे उनकी निगाह से ये जब बात गुजरी तो इन्होंने डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री से कम्युनिकेट किया, कहा कि साहब आपने जो हिस्टोरिकल फैक्ट के नाम पर दिया है, जो आज हिस्ट्री किताबों में पढ़ाई जा रही है, ये आपने सोर्स कहाँ से लिया, इसका सोर्स क्या है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि साहब हमने मैसूर गेजेटियर से लिया है। तो विशंबरनाथ पांडे साहब ने मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री विजेंद्र नाथ जी जो थे उनको उन्होंने एक लेटर लिखा और कहा कि ज़रा आप अपने यहाँ गेजेटियर में दिखवाइए क्या ये फैक्ट है मैसूर को लेकर, ये जो सुसाइड का इशू है ब्राह्मण्स को। तो उन्होंने इस लेटर को कम्युनिकेट किया, जो न्यू गेजेटियर तैयार हो रही थी मैसूर की, उसके जो देख रेख करने वाले थे प्रोफेसर श्रीकांतिया साहब, उनको कम्युनिकेट किया। उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने रिबटल दिया इस चीज़ को, कहा कि साहब ऐसी कोई भी बात, ऐसा कोई भी इंसिडेंट पूरे के पूरे उसमें मैसूर गेजेटियर में नहीं है। हाँ, कहा कि एक चीज़ ज़रूर है कि तकरीबन 136 मंदिर ऐसे हैं जिन मंदिरों को जो है एनुअल ग्रांट दिया जा रहा है और जो देने वाले टीपू सुल्तान हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसके बाद उनको कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो कोर्स था, जो करिकुलम था, उससे इनके पार्ट को निकाल भी दिया गया, लेकिन उसको बाद में बहुत सारे स्टेट्स के टेक्स्ट बुक्स में, हाई स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया हिस्ट्री के, और आज उसको लोग कोट करके बहुत कुछ जो है टीपू के ऊपर मतलब छींटाकशी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि टीपू सुल्तान की जहाँ तक आपसी रवादारी की बात है, अगर उसकी बात की जाए तो एक ख़ास बात यह है कि जब मराठों ने अटैक किया टीपू के ऊपर, तो उस टाइम जब वो उनको हराने में नाकामयाब रहे तो पलटते टाइम उन्होंने क्या किया कि श्रृंगेरी के मंदिर को तोड़ा उन्होंने, और श्रृंगेरी के मंदिर को लूटा भी और तोड़ भी दिया। बाद में टीपू सुल्तान ने उसको जो है रिनोवेट कराया, और रिनोवेट कराने के बाद उसमें जो वो थे, उसमें जो डीटी जो भी थे, उन तमाम किताबों को रिस्टोर कराया। आज भी वहाँ पर जो आप अगर जाएंगे कभी देख सकते हैं, जो कॉपर प्लेट लगा हुआ है उसमें पूरी कहानी लिखी हुई है। बात यह है कि जो तोड़ने वाले थे वो तो मराठे थे, तो मराठे तो हिंदू थे। अगर उनकी कमांडर्स की बात की, जैसे वो मुसलमान उसमें सोल्जर्स भी रहे होंगे, लेकिन कमांडर्स तो हिंदू थे।
अगर उन्होंने मंदिर तोड़ा तो फिर सवाल उठता है क्यों मंदिर तोड़ा। तो देखिए कि यहाँ बात समझने की हिस्टोरिकल एतबार से ये है कि उस ज़माने में अगर मेरा एम्पायर है, मान लीजिए मेरे टेरिटरी के अंदर अगर आप इंटरफेयर करते हैं और आप घुसते हैं और किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो मेरे ऑनर पर उसकी आँच आएगी और वो मेरे ऑनर के खिलाफ जाएगा। ये भी करने के लिए कभी कभी ये चीज़ की जाती थी। तो टीपू अगर इतना फैनेटिक थे हिंदुओं को लेकर ख़ास तौर से, तो अब एक मंदिर जो हिंदू ने ही गिरा दी हो उसको बनवाने की ज़रूरत क्या थी। तो कुल लेके बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक पूरा मूवमेंट चलाया जा रहा है जिसमें मुस्लिम जो हमारे रूलर्स रहे हैं इंडिया के, और उनको उनके इमेज को टार्निश किया जाना और उससे जो है एक मेजॉरिटी सेंटिमेंट को भड़का कर और उसी बुनियाद पर वोट लेना। वरना टीपू के साथ जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम की बात है तो ऐसी कोई भी बात जिसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में सबूत के साथ कोई पेश कर सके, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, कोई माइकलाल कर ही नहीं सकता है। जहाँ तक टीपू का ताल्लुक़ है, श्रीकांतिया साहब जो प्रोफेसर श्रीकांतिया साहब थे, उन्होंने खुद उस लेटर के जवाब में एक बात बड़ी ख़ास बात कही थी कि टीपू के प्राइम मिनिस्टर यानी उस टाइम दीवान कहते थे और उन्हें कमांडर इन चीफ भी ब्राह्मण थे। एक बात। दूसरी बात, अगर बात की जाए उनके फ्रीडम स्ट्रगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ एक बड़ी ख़ास बात यह है कि टीपू सुल्तान जिस टाइम मुग़ल एम्पायर अपने आप में टूटती या बिखरती हुई नज़र आ रही है, अपने पावर खोती हुई नज़र आ रही है, और तमाम जो लोकल चीफ्टेंस कहे जा सकते हैं, मराठों को भी उसमें ले सकते हैं आप, या निज़ाम हैदराबाद हो या इस तरह के और भी लोग हैं जो डिक्लाइन के फेज़ में जा रहे थे, उस टाइम ये बहुत ही थ्राइविंग, बहुत ही प्रॉस्परस एक प्रिंसिपलिटी के तौर पर मैसूर उभर रहा था। तो ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है कि वो आदमी किस तरह से अपने स्टेट को कैरी आउट करने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे हैदर अली रहे हों चाहे टीपू सुल्तान रहे हों। जहाँ तक मिसाइल का आपने जिक्र किया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको मैं, नासा के जो नासा आप जानते हैं अमेरिका में है, यूएस में, नासा के जो रिसेप्शन जो उनका अपना लॉज है, उसमें बज़ाब्ते एक पेंटिंग लगी हुई है जो मिसाइल जो यूज़ किए गए और उसका पोर्ट्रेट लगा हुआ है टीपू का। और जाहिर सी बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है कि हमारे लोगों की, हमारे एम्परर्स की जो उनके इन्वेंशंस थे उसकी पोर्ट्रेट नासा के उसमें लॉबी में लगे, जो उनका रिसेप्शन लॉबी है। और वो फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करती है। जिस तरह से आज हम लोग सब एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि डॉक्टर APJ कलाम साहब जो हैं वो फर्स्ट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हैं, तो ये इंडिया है। इंडिया को देने की बात से अगर बात की जाएगी, ICBM उन्होंने दिया। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की अगर बात होगी तो वो देने वाली शख्सियत का नाम डॉक्टर कलाम है। और कलाम साहब की सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस के अतबार से उन्होंने हिंदुस्तान के डिफेंस सिस्टम को ज़मीन से उठा के आसमान पर रख दिया, क्योंकि मिसाइल के अतबार से जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये अपने आप में ऐसी देन है उनकी जिसके ऋण को कह सकते हैं आप अगर, तो कभी हम उसको अदा नहीं कर सकते उनको। दूसरी बात, अगर वर्ल्ड की बात की जाएगी तो पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है। हाँ, मिलिट्री इन्वेंशन के अतबार से मैं आपको ज़रूर एक दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि इनके वालिद साहब रहे हैदर अली या ये रहे हों, इन दोनों ने इस चीज़ को समझा कि जब तक हम यूरोपियन वॉर टेक्निक को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम यूरोपियंस को डिफीट नहीं दे सकते हैं। इसलिए इन्होंने एक बात तो ये कराई अपने यहाँ, उनको फ्रेंच को इन्होंने वो लिया अपने इसमें, और फ्रेंच के थ्रू इन्होंने अपनी एक पूरे कंटीजेंट डेवलप की। दूसरी बात, टीपू सुल्तान की एक बड़ी ख़ास बात है जिसको आज लोग डिस्कस भी करना नहीं चाहते हैं, वो ये कि डिंडीगुल एक जगह है कर्नाटका में जहाँ उसने फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बैठाई अपनी, जहाँ बंदूक बन रही थी। और उस बंदे ने एक बात कही कि जब तक हम अपने हथियार खुद नहीं बनाएंगे, हम दूसरे से लड़ेंगे कैसे? दूसरों से हथियार लेकर कैसे लड़ पाएंगे हम? अगर हम अपने असलाफ के इन कंट्रीब्यूशंस को भूलेंगे तो जाहिर सी बात है हथियार के मामले में आज भी हम जो सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात चल रही है वो नहीं हो पाएंगे शायद। क्योंकि जिससे इंस्पिरेशन मिल सकता है, जब उन्हीं को नहीं लेकर आएंगे आप सामने, तो इंस्पायर्ड होंगे कहाँ से आप? हिंदुस्तान में बड़ी ख़ास बात यह है कि ये पहला शख्स है जिसने अपना खुद का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनवाया डिंडीगुल में। तो एक बहुत ही इनोवेटिव इंसान, एक ऐसा इंसान जिसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर उस वक्त नज़र है। आप अंदाज़ा लगाइए, हिंदुस्तान के साउथ इंडिया में बैठा हुआ इंसान, ये आदमी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर रहा है फ्रांस से, ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम कर रहे हैं ऑटोमन एम्पायर से, और उनसे बज़ाब्ते जो है नेवल फोर्सेस को लेके इनके वो हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और कमाल की बात ये देखिए कि इन्होंने जो US का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसमें यहाँ से इन्होंने नेवल सपोर्ट किया US को, और इसीलिए US जो की गवर्नमेंट है उसने बज़ाब्ते इनके वालिद साहब हैदर अली के नाम पर वहाँ पर जो है नेवल शिप का नाम रख रखा है हैदर अली के नाम पर। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन इसे हम लोगों ने बात नहीं करेंगे इस पर। वजह क्या है? इससे उनको ये लगता है कि शायद जो है जो मुस्लिम्स कंट्रीब्यूशन है वो आया हो जाएगा, सामने आ जाएगा। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो भी हमारे रूलर्स रहे हैं, वो चाहे राजा हो, महाराजा हो, सुल्तान हो, नवाब हो, चाहे जो भी लोग रहे हों, ये सब के सब हमारे हैं।
क्योंकि हमारी अपनी लेगेसी है। इसको खानों में बांटकर, इसको सेगमेंटाइज करके आप जो है हिंदुस्तान का भला तो नहीं कर पाएंगे। ये तो देखिए बड़े मज़ा का खेज़ बात है। और आपने बड़ा ज़बरदस्त चीज़ छेड़ा है यहाँ पर। मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 24 अक्टूबर 1945 से पहले दुनिया की कोई भी बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री तो नहीं थी, जोग्राफिकल बाउंड्री ज़्यादातर जगहों पर थी। वजह क्या है कि जियो पॉलिटिकल बाउंड्री जो इस्टेब्लिश हुई वो 24 अक्टूबर 1945 के बाद हो रही है। वजह क्योंकि यूएन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद उसके जो चार्टर था उसको साइन लोगों ने किया। उन सिग्नेटरी कंट्रीज़ ने इस चीज़ को माना कि सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच एंड एवरी नेशन विल बी रेस्पेक्टेड। तो जाहिर सी बात है आज हम किसी दूसरे पर एग्रेशन नहीं कर सकते दूसरे देश पर, लेकिन उससे पहले बाउंड्री तो सर्टेन थी नहीं। मैं एक मिसाल दूँ इस पर, जैसे अशोक द ग्रेट हैं, बहुत बड़े किंग हैं। उनके एम्पायर का अगर एक्सपेंशन देखेंगे आप तो अब आज का पाकिस्तान का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है वहाँ से लेके और फुटहिल ऑफ जो है नेपाल तक और इवन कि कर्नाटका तक उनकी हुकूमत है। लेकिन उन्हीं का अपना ग्रैंडसन बृहद्रथ विद इन द डेथ ऑफ अशोका 20 ईयर्स के अंदर वो आदमी उसकी एम्पायर सिमट के सिर्फ राजगीर के आसपास रह गई जो आज पटना का एरिया है, और वो आदमी अपने ही पैलेस के अंदर मार दिया गया। अब ये कितने कमाल की बात है। अगर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी तो अशोक का एम्पायर जो कैरी आउट हो रहा आगे वही टेरिटरी इनके साथ चलनी चाहिए थी। तो उस ज़माने को आज के ज़माने के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते आप। मिसाल तौर पर उस ज़माने में तलवार की ताकत बढ़ी आपकी अगर, तो आपका टेरिटरी एक्सपेंड कर जाएगा, और अगर तलवार की ताकत घटी तो टेरिटरी आपकी श्रिंक सिकुड़ भी जाएगी, और खुदा ना खास्ता ज़्यादा घट गया तो आप खुद घटा दिए जाएंगे, मतलब मार दिए जाएंगे आप, दूसरी वो आ जाएगी वहाँ पर। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, इंडिया में 1947 15 अगस्त से पहले कितने ही सारे स्टेट्स थे, और अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत से पहले, मुग़ल एम्पायर से पहले, तो इस कंट्री में हज़ार रूलर्स थे। तो एक सवाल है मेरा आपसे, या पूरे जो भी हमें देख पा रहे हैं उनसे सवाल है, क्या एक कंट्री में एक से ज़्यादा एम्पायर हो सकता है? क्या, जैसे मिसाल तौर पर आज हमारी कंट्री है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए मुझे पीएम बनाया सकता है? नहीं बनाया सकता, क्योंकि एक कंट्री में आप कहोगे साहब 2 पीएम नहीं हो सकता है। तो जब एक कंट्री में 2 पीएम नहीं हो सकता है तो इतनी बड़ी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतने सारे राजा कहाँ से थे? तो एग्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने अभी आपसे कहा कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री थी हमारी, जैसे आप हिमालय को ले लो नॉर्थ में, और साउथ में आप समंदर ले लीजिए, ये हमारा ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। लेकिन पॉलिटिकल बाउंड्री कहाँ थी? तो जब पॉलिटिकल बाउंड्री ही नहीं है तो एग्रेशन कैसे कह सकते हैं आप? दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर एग्रेशन की बात होगी तो फिर आर्या इन्वेजन जो हो रहा है उसको आप एग्रेशन क्यों नहीं मानते हैं? हून्स आए, पार्थियान्स आए, शाकाज आए, इंडो ग्रीक्स आए, ये सब के सब बाहर से आ रहे हैं, इनको आप एग्रेशन क्यों नहीं मानते हैं? अच्छा, जिनको एग्रेसर मानते हैं आप, वो तो जो आपका एक ख्वाब है या हमारा ख्वाब है कि साहब एक जो है ग्रेटर इंडिया होना चाहिए, जिसको आप जो है एक बड़ा भारत हमारा जो होना चाहिए, जिसमें आप अफ़गानिस्तान के हिस्से को भी लेते हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग, चाहे मोहम्मद महमूद गजनवी हों, चाहे मोहम्मद गौरी हों, चाहे बाद में मुग़ल जो यहाँ पर आ रहे हैं, वो सबके सबका बेस तो अफ़गानिस्तान है। तो अगर हिंदुस्तान का हिस्सा या इंडिया का हिस्सा अफ़गानिस्तान भी आप मानते हैं तो फिर इनको बाहरी कैसे मान सकते हैं आप? तो बाहरी एग्रेशन की अगर बात की टेक्निकल टर्म में भी, तो सिर्फ आप मान सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का बाहर से अटैक हुआ क्योंकि वो तो अरब से आ रहे हैं। लेकिन अदर देन दैट जो लोग भी आ रहे हैं मुस्लिम की शक्ल में, वो सब के सब तो अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही वाहियात बात है, इससे कोई भी वो नहीं है, ये सब मिथ अपने आप में है, कोई एग्रेशन बाहर से नहीं हो रहा है। दूसरी बात, एग्रेशन तब कहते हैं आप जब आपके पास एक सर्टेन जियो पॉलिटिकल बाउंड्री होती, जिसको आप भू राजनीतिक सीमा कहते हैं। भू राजनीतिक सीमा तो थी ही नहीं, तो आउटर एग्रेशन कहाँ से हो रहा है या फॉरेन इन्वेजन कहाँ से हो रहा है? तो ये लोग इन्वेटर नहीं थे, मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है लड़ने लड़ाने के पीछे। वजह ये हुई कि जब कंट्री आज़ाद हुई तो उस टाइम यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स हैं। एक बड़ी बात जो जिस पर आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं वो बात ये है कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हो रही है उस टाइम ऑलमोस्ट 560 प्रिंसली स्टेट्स हैं, 560 के आसपास जो राजवाड़े हैं। उन राजवाड़ों में आमतौर पर लोग जानते हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, बड़ा स्टेट, मैं बड़े स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, पटियाला हाउस है, जूनागढ़ है, हैदराबाद है, ये बड़े स्टेट्स हैं। अच्छा, हैदराबाद को लोग ये समझते हैं कि सिर्फ हैदराबाद सिटी है, ऐसा नहीं है साहब। हैदराबाद स्टेट में आज का पूरा विदर्भा, जिसमें औरंगाबाद तक का एरिया है, आज का पूरा कर्नाटका का हिस्सा ऑलमोस्ट, और आज का पूरा कर्नाटक का नॉर्दर्न पोर्शन यानी जो मैंगलोर का एरिया है, हाँ, और आज का पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये तो हैदराबाद स्टेट का अपना था। और कमाल की बात यह कि उसका अपना एयरवेज था, अपनी रेलवे थी, अपना पोस्टल था, अपनी करेंसी थी, तमाम की तमाम चीज़ उनकी अपनी थी।
तो कहने का मतलब है कि जो ब्रिटिश एम्पायर का एक कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारे इंडिया पर पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का कब्जा था, तो ये भी एक गलत बात है। उसकी वजह क्या है? पैरामाउंटेंसी थी उनकी, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल पूरे इंडिया पर उनका नहीं था। वो सारे के सारे 1857 के बाद जो भी प्रिंसली स्टेट्स बचे थे उनको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब रिकॉग्नाइज जब कर लिया तो वो अपने आज़ाद थे अपने उसमें इंटरनल अफेयर्स में, लेकिन उनके ऊपर पैरामाउंटेंसी तो रही इनकी, डायरेक्ट से कुछ नहीं रहा इनका। तो ये समझना कि इंडिया को एज अ होल जो उन्होंने दे के हमको या पाकिस्तान दे को चलेगा, ऐसा नहीं था। ये तो बाद में इसको और इनलार्ज किया गया, चाहे हमारे कंट्री की बात हो चाहे उनकी उसकी बात हो। मसला क्या है कि जो पार्टीशन हुआ, अब ये एक अलग डिबेट है और ये एक लंबा डिबेट है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कभी उस बात हम लोग कर लेंगे। बात यह है कि उसने इस चीज़ को और हवा दिया कि मुनाफरत को, और ये नफ़रत का फैलने का जो मामला रहा, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये ब्रिटिशर्स की पूरी डिज़ाइन थी। देखिए एक बात याद रखिएगा, इंडिया इतना बड़ा लैंड रहा और इतनी बड़ी टेरिटरी रही, इतनी बड़ी पॉपुलेशन रही, बावजूद उसके 5 लाख से ज़्यादा ब्रिटिशर्स कभी यहाँ नहीं रहे। 5 लाख से ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंडिया में कभी रहे ही नहीं, और इतने ही लोगों ने पूरे के पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट कंट्रोल किया, डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया, लेकिन किया। तो जाहिर सी बात है, इतनी छोटी पॉपुलेशन जो आपके साथ प्रोसिक्यूशन भी कर रही है, आपको नोच घसोट भी रही है। जैसे कि आप कभी किताब पढ़, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो एक किताब पढ़ सकते हैं, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी साहब का लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को प्रपोंड किया है कि किस तरह से हिंदुस्तान के पैसे को ले आकर वहाँ पर थेम्स में निचोड़ा जा रहा है। और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुनकर आपको हैरत होगी आप लोगों को कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो डेवलप हो रहा है ब्रिटेन में, उसके पीछे जो कैपिटल लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, वो हिंदुस्तान से लूटा हुआ पैसा लग रहा है। तो इन्होंने हमारे यहाँ एक डिस्कॉर्ड क्रिएट किया और वो चीज़ बढ़ती गई, और जाहिर सी बात है जब डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया तो यहाँ पर की वोट की लड़ाई थी। अगर ये लड़ाई तलवार की चल रही होती हुकूमतों को लेने दिलाने की, तो शायद ये सब बातें ना होती। लेकिन चूंकि बात वोट लेने की है, तो वोट लेने के लिए सेंटिमेंटल इश्यूज़ आप जानते हैं बहुत आसान होता है, जिस पर लोगों को आप आसानी से जो मस्टर आउट कर सकते हैं। ये वजह है कि तमाम के तमाम उन राजाओं को जिनका एक नाम है, जिनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उनके इमेज को टार्निश किया जा रहा है। आखिर में देखिए, मैं एक बात आखिरी अपने कह के ख़त्म करूँगा इसी पर कि जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हैं उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर जब मुसीबत हो तो टीपू भेज देता है।